नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसी और आइए अब एक नजर हेडलाइंस पर। देश के कई नायक नायिकाओं के बारे में इतिहास लिखने में हुए अन्याय को किया जा रहा है ठीक। महाराजा सुहेलदेव की जयंती के मौके पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सामान्य जन और लोक गाथाओं में रचे बसे इतिहास को बताया महत्वपूर्ण। पुदुचेरी में कांग्रेस ने खोया बहुमत। पार्टी विधायक ए जॉन कुमार के इस्तीफे से अल्पमत में आई सरकार। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पास हैं 14 सीटें। मध्य प्रदेश बस हादसे में अब तक 45 लोगों के शव बरामद। सीधी जिले में बाणसागर नहर में गिरी 54 यात्रियों से भरी बस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घटना पर जताया शोक। टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई तेज। जूम ऐप से मांगा आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ब्यौरा। दिशा, रवि, निकिता, जैकब और शांतनु मुल्क पर टूल किट तैयार करने के लिए 11 जनवरी को हुई ऑनलाइन बैठक में शामिल होने का आरोप। और देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी। 8 राज्यों में 60% से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई गई वैक्सीन की दूसरी डोज। 10 संस्थाओं की कोरोना वायरस के नए वेरिएंट पर नजर। सक्रिय मामलों का 45% सिर्फ केरल और 27% महाराष्ट्र से। भारत का इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो देश को गुलाम बनाने वालों और गुलामी की मानसिकता के साथ लिखने वालों ने लिखा। भारत का इतिहास वो भी है जो देश के सामान्य जन में लोक गाथाओं में रचा बसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखते हुए ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ भ्रामक सूचनाएं फैलाई गई हैं। उन्होंने कहा कि नए कृषि सुधारों का लाभ छोटे सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला रखी। महाराजा सुहेलदेव की जयंती के मौके पर हुए इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव के भव्य स्मारक और ऐतिहासिक चित्तौरा झील का विकास बहराइच पर महाराजा सुहेलदेव के आशीर्वाद को बढ़ाएगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का इतिहास वो भी है जो देश के सामान्य जन में लोक गाथाओं में रचा बसा है। भारत का इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो देश को गुलाम बनाने वालों, गुलामी की मानसिकता के साथ इतिहास लिखने वालों ने लिखा। भारत का इतिहास वो भी है जो भारत के सामान्य जन ने भारत की लोक गाथाओं में रचा बसा है, जो पीढ़ियों ने आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बढ़ाते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अनेक ऐसे सेनानी हैं जिनके योगदान को वो सम्मान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। महाराजा सुहेलदेव और भारतीयता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के साथ भी यही किया गया। इतिहास रचने वालों के साथ इतिहास लिखने के नाम पर हेरफेर करने वालों ने जो अन्याय किया उसे अब आज का भारत सुधार रहा है, सही कर रहा है, गलतियों से देश को मुक्त कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्होंने देश के कृषि बाजार में विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए कानून बनाए, वे आज देसी कंपनियों के नाम पर किसानों को डरा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य देश के हर व्यक्ति को समर्थ बनाना है। आज गांव का गरीब किसान देख रहा है कि उसके छोटे से घर को बचाने के लिए
उसकी जमीन को बचाने के लिए पहली बार कोई सरकार इतनी बड़ी योजना चला रही है। इतना बड़ा रक्षा कवच हर गरीब को, हर किसान को, हर ग्रामवासी को दे रहा है। इसलिए जब कोई कृषि सुधारों के माध्यम से किसानों की जमीन छीन जाने का झूठ फैलाता है तो उस पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है। महाराजा सुहेलदेव की 112वीं जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महाराजा सुहेलदेव पर रचित एक गीत सुनाया गया और एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री रामचंद्र मिशन के 75 वर्ष पूरे होने पर इस अवसर पर आयोजित समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में समाज को मजबूती से आगे बढ़ाने में 75 वर्ष का ये पड़ाव बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के प्रति आपके समर्पण का ही परिणाम है कि आज ये यात्रा 150 से ज्यादा देशों में फैल चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की शुरुआत में भारत की स्थिति को लेकर पूरी दुनिया चिंतित थी, लेकिन आज कोरोना से भारत की लड़ाई दुनिया भर को प्रेरित कर रही है। हम सभी इस बात के भी साक्षी हैं कि कैसे 130 करोड़ भारतीयों की सतर्कता कोरोना की लड़ाई में दुनिया के लिए मिसाल बन गई। इस लड़ाई में हमारे घरों में सिखाई गई बातें, आदतें और योग आयुर्वेद ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इस महामारी की शुरुआत भारत की स्थिति को लेकर पूरी दुनिया चिंतित थी, लेकिन आज कोरोना से भारत की लड़ाई दुनिया भर को प्रेरित कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पोस्ट कोरोना विश्व में अब योग और ध्यान को लेकर गंभीरता और बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि योग के साथ ध्यान की भी आज के विश्व को बहुत आवश्यकता है। मैपिंग और जियो स्पैटियल नीतियों में परिवर्तन के कदम का निजी कंपनियों ने स्वागत किया है। सोमवार को केंद्र सरकार ने देश की मैपिंग और भूस्थानिक नीतियों को सरल करने का ऐलान किया था। इस पहल से मैपिंग इनोवेटर बढ़ेंगे और लोकेशन आधारित स्टार्टअप्स को भी बेहतर सेवाएं देने में काफी मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने सोमवार को देश की मैपिंग नीति में व्यापक बदलाव की घोषणा की। ये बदलाव खास तौर से भारतीय कंपनियों के लिए किया गया है। सरकार को उम्मीद है कि मैपिंग और भूस्थानिक नीतियों को सरल करने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही 5 ट्रिलियन यानी 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिहाज से ये कदम बेहद महत्वपूर्ण है। Our estimates indicate that by 2029, the geospatial economy would amount to as much as 99,000 crore, which would be able to generate employment for as many as 22 lakh people. जियो स्पेशियल या भूस्थानिक डाटा दरअसल किसी खास क्षेत्र में भौगोलिक स्थिति और वहां मौजूद सभी संरचनाओं की जानकारी है। भूस्थानिक डाटा डिजिटल इकोसिस्टम का अहम भाग है। अब तक किसी भौगोलिक सर्वे, क्षेत्रीय नक्शा निर्माण और इनके आधार पर मोबाइल और वेब आधारित एप्लीकेशन बनाने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होती थी। हालांकि अब कई क्लियरेंस और लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। सरकार से भूस्थानिक डाटा और नक्शे हासिल करना आसान होगा। दरअसल भूस्थानिक डेटा की तकनीक का इस्तेमाल मानचित्र विश्लेषण करने से लेकर आपदा प्रबंधन जैसी जरूरतों में बेहद अहम है। नीतियों में बदलाव स्टार्टअप, सरकारी और प्राइवेट एजेंसियां, शोध संस्थानों के लिए काफी मददगार साबित होगा। साथ ही निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ेगी। आत्मनिर्भर भारत के तहत ये अहम कदम माना जा रहा है, जिससे लगभग हर क्षेत्र को फायदा होगा। इस कदम से देश के किसानों, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और अनुसंधान संस्थानों को नवाचार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार भी पैदा होगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। जियो स्पेशल इंडस्ट्री तो बाकी इंडस्ट्रीज के लिए काम करती है, तो वेदर इट इज ए लॉजिस्टिक्स और एजुकेशन और टैक्सेस और आप कहिए मोबिलिटी, आप किसी भी क्षेत्र का नाम ले लीजिए,
तो उनको सही समय में, कम समय में इमीडिएटली उनको डेटा प्रोवाइड कर पाएगी, जिससे जो करंट होगा इस मैपिंग में सबसे बड़ी बातें होती हैं, आप उसको कितना रियल टाइम में एक्यूरेट डेटा रख सकते हैं। मैपिंग पॉलिसी वो नियम है जिसके तहत भारत में मैपिंग के डाटा को इस्तेमाल करने के अधिकार को परिभाषित किया गया है। दशकों बाद अब ये नियम उदार किए गए हैं। इस कदम से क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने और सार्वजनिक निजी संस्थाओं के लिए समान अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। आमतौर पर दुनिया के दूसरे देशों में भू-स्थानिक डाटा आसानी से उपलब्ध होता है, हालांकि भारत में अब तक इसके लिए कड़े नियम थे। लद्दाख में डिसएंगेजमेंट की नई तस्वीरें सामने आई हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पैंगोंग लेक इलाके में चीन की सेनाओं की वापसी की प्रक्रिया जारी है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कई बंकर, अस्थायी चौकियां और अन्य ढांचों को उत्तरी किनारे वाले इलाकों से हटा लिया है। तस्वीरों में चीन के सैनिक अपने अपने अस्थायी बंकर तोड़ रहे हैं। चीन के सैनिक वहां से अपने जनरेटर और दूसरे सामान ले जाते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने वाहनों को भी हटा लिया है। चीनी सेना क्षेत्र में अपने सैनिकों की संख्या धीरे धीरे कम कर रही है। चीन ने फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच 80 मीटर का साइनेज भी हटा लिया है। इसके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ ही ड्रोन और सैटेलाइट तस्वीरों की मदद ली जा रही है। वापसी की प्रक्रिया 10 फरवरी को शुरू हुई थी। बीते हफ्ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया था कि चीन और भारत पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील को लेकर चल रहे विवाद पर सहमत हो गए हैं और पैंगोंग झील के चीन के उत्तर और दक्षिण में डिसएंगेजमेंट पर समझौता हो गया है। भारत चीन ने मिलकर यह तय किया है कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को वापस लागू किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में सीधी जिले में बस के नहर में गिर जाने से 45 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 20 महिलाएं शामिल हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोक जताया है। राज्य सरकार के साथ केंद्र ने भी मृतकों के परिजनों और घायलों को आर्थिक मदद का ऐलान किया है। हादसा उस वक्त हुआ जब यात्रियों से भरी बस सीधी से सतना जा रही थी और अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। बस में करीब 54 यात्री सवार थे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राहत कोष से दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, जबकि राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक जताया है। ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि हृदय विदारक घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। मैं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मध्य प्रदेश सड़क हादसे पर गहरा शोक जताया है। ट्वीट संदेश में उन्होंने लिखा कि बस दुर्घटना में हताहत नागरिकों के विषय में जानकर दुखी हूं। घायल यात्रियों और शोकाकुल परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। दिल्ली पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम से उन लोगों की जानकारी मांगी है जिन्होंने 11 जनवरी को की बैठक में खालिस्तानी ग्रुप की ओर से कथित तौर पर किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए टूल किट तैयार करने के लिए एक बैठक की थी। पुलिस ने आरोप लगाया है कि मुंबई की वकील निकिता जैकब और पुणे के इंजीनियर शांतनु उन 70 लोगों में शामिल थे जो राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की हिंसा में कुछ दिन पहले जूम ऐप के जरिए बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें 500 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए और एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई थी। निकिता और शांतनु ने 11 जनवरी को पीएफजे की तरफ से आयोजित एक जूम मीटिंग में भाग लिया था, जिसमें 26 जनवरी को वैश्विक किसान हड़ताल और ग्लोबल डे ऑफ एक्शन के तौर तरीकों वाले शीर्षक से टूल किट बनाने का फैसला किया गया था। गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी हुई है। कानून ये उसमें 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें डिफरेंस नहीं करती है।
और हमने सारी चीज़ को देख लिया। उसको अंततः कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसको गिरफ्तारी को सही मानते हुए उसको पुलिस हिरासत में 5 दिन के लिए दिया। तो ये जो लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी में कोई कमी रही है वो बिल्कुल मिथ्या है। और इसी बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने शांतनु मुलुक को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है। वहीं निकिता जैकब की याचिका पर सुनवाई कल होगी। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 97.32% हो गई है। सोमवार को 11,800 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में अब तक 1 करोड़ 6 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या जो है निरंतर घट रही है। और फिलहाल देश में 1,36,872 सक्रिय मामले हैं, जो कुल सक्रिय मामलों का केवल 1.25% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 2 राज्यों केरल और महाराष्ट्र में 72% सक्रिय मामले हैं। केरल में 61,000 से अधिक और महाराष्ट्र में 37,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। वहीं कर्नाटक में 4.23% और पश्चिम बंगाल में 3.1% सक्रिय मामले हैं। बाकी देश में महज 20% कोविड के मरीजों का इलाज चल रहा है। और देश भर में आज बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। छात्रों ने विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की। बसंत पंचमी का पर्व हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मां सरस्वती भारत के ज्ञान विज्ञान को और समृद्ध करें। आज का दिन विद्या आरंभ और अक्षर ज्ञान के लिए बहुत शुभ दिन माना जाता है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।